लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का, और चैप्टर जो 9th है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसका इंटरनल एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में चार क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर दिया था। आज हम उसके अगले पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, यहाँ 4 क्वेश्चन है, हम एक एक करके आपको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, थर्ड लॉ में था, आपको याद होगा। अब यहाँ पे ये बोला गया है एक्सप्लेन हाउ इज हॉर्स कैन बी पुल ए कार। तो आपको समझना है कि इसको किस तरीके से पुल करता है। तो वहां पे क्या होगा, देखिए हॉर्स जो है जब भी आगे चलेगा, तो आगे जब चलेगा वो तो करेगा क्या, जमीन पे जो है, धरती पे, जैसे कि वो पीछे की तरफ पुश करता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। पीछे के साइड पुश करता है, उसके वजह से वो क्या करेगा, बग्गी को आगे की तरफ खींचेगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि उसने फोर्स लगाया और उसने जितना एक्शन किया जमीन पे ऊपर, उतना ही वो पुल किया, उसने खींचा। तो इस तरीके से चलिए इसको आप लोग लिखते जाइए, इसीलिए लिखना जरूरी है, आपको नोट्स भी कंप्लीट करने हैं साथ में। तो नीचे आंसर लिखते चलिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आंसर इसका लिखते चलिए। आपको लिखना है हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यही होता है ना, इन backward direction by applying force by its feet। पैर से वो नीचे की तरफ पुश करता है, ये बात हम समझा चुके हैं। फिर यहाँ पे एक्शन की बात आई, तो देखिए द रिएक्शन फोर्स, ऑफ ए ग्राउंड एक्ट ऑन द हॉर्स काट। और ये सिस्टम में पूरा, अगर वो सिस्टम के साथ है तो सिस्टम टुगेदर कट हॉर्स काट। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के वजह से क्या हुआ, ये आगे की तरफ बढ़ा। तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बड़ी इजीली तरीके से समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चनों को ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे है कि एक्सप्लेन व्हाई इज द डिफिकल्ट फॉर द फायरमैन टू होल्ड ए होस व्हिच ऑफ द इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट द हाई वेलोसिटी। आपको ये बताना है। आप पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। जब वाटर इजेक्ट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आगे चीजें बढ़ती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको हमने काफी एक्सप्लेन किया था फोर्स, फर्स्ट लॉ बताया था न्यूटन्स का, इसमें क्या होता है ये भी आपको समझाया था, हमने बताया था। सेकेंड लॉ भी बताया था कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तीसरा भी एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन वाला केस भी आपको हमने समझाया था। लेकिन यहाँ पे इन्हीं का एग्जाम्पल सेट करके हमें जवाब देना है। अब ऐसा नहीं है कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ अलग जवाब देना है, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं आपको बार बार कि आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। देखिए द वाटर इजेक्टेड आउट ऑफ द लार्ज फोर्स, जब भी देखिए लिखते जाइए, द वाटर इजेक्टेड आउट विद large force exert an equal reaction
इक्वल रिएक्शन फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन upon the cause as a result it becomes difficult for firemen to hold the balls। अब एग्जाम्पल ऐसा है कि कोई भी आप आंसर दे रहे हैं इजी तरीके से दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से आना चाहिए। हम यहाँ बार बार कह रहे हैं कि जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है इसमें बहुत ज़्यादा रटने की बात नहीं, आप दिमाग चलाइए, सिचुएशन को समझिए तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फायरमैन जो है देखा होगा कि वो हाथ से पकड़ के पाइप को जब भी आग बुझाते हैं किस तरीके से वो, ठीक है ना, तो आप उस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में सेट कीजिए कि वाटर को जब वो दीवार पे मारेगा तो क्या होगा, बैक साइड में चला जाएगा, कभी वो सीधे दीवार पे नहीं फोर्स लगा सकता। अगर वो हाथ से पकड़ के दीवार पे अगर प्रेशर करेगा उसके वजह से वो फोर्स वाटर लगाएगा रिएक्शन में और इसके वजह से उसका बैलेंस खराब हो सकता है वहां से गिर भी जाए। तो मेनली है कि आपको एग्जाम्पल दिमाग में अगर सेट होगा तो आप क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन जैसा है उस तरीके से आंसर आपको दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, उसके बाद खत्म करेंगे इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा है फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial record velocity of the rifle। आपको समझना है कि वास्तव में जब आपके हाथ में अभी राइफल आपने नहीं चलाया होगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि जो राइफल होता है, राइफल चलाने वाला जब भी गोली चलाता है तो जब भी गोली बाहर के साइड निकलता है, राइफल जो है बैकवर्ड साइड में आने लगता है, एक फोर्स लगा के पीछे की तरफ वो हटता है। अब ये रह गई बात कि वो किसी ना किसी, अगर गोली किसी वेलोसिटी से निकल रहा है तो राइफल भी किसी ना किसी वेलोसिटी से बैक साइड में आता है, जिसको हम लोग रिकॉल वेलोसिटी भी कहते हैं। अब यहाँ पे रह गई बात कि आप इसको निकालिएगा कैसे, तो ये बहुत सिंपल सा है, आपको समझना है बस इसके बारीकी को। अगर आप समझ जाएंगे तो इतना मुश्किल नहीं है कि आप निकाल नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग। पहले तो एक राइफल हम ले लेते हैं, ये रहा, जैसे कि मान लीजिए राइफल है, इसमें इंटरनली गन बुलेट होगा, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ट्रिगर होता है जिसको आप इस तरीके से पुश करते हैं पीछे की साइड में। जैसे ही ये आगे की तरफ गोली निकलेगा, अभी शुरुआत में हम कहें कि जब ये राइफल से गोली नहीं चला होगा उस समय की हम आपको सिचुएशन बताते हैं। यहाँ पे मास ऑफ राइफल जो है वो 4 kg का है। दूसरी बात, मास ऑफ बुलेट जो है देखिए 50 ग्राम का है, इसको हमें केजी में बदलना पड़ेगा, तो 50/1000 यानी कि हम 5 × 10⁻⁻² kg लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पे इसे सॉल्व कर लेंगे और क्या। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि जैसे ही वो गोली चलाएगा, पहले शुरुआत में अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट हम कर लेते हैं, दोनों क्या है, बुलेट और ये इनिशियली क्या है, ये एट रेस्ट, बट जब पार हुआ होगा, गोली जब यहाँ पे बाहर आएगा और गोली का जो वेलोसिटी है वो कितना है, तो गोली का जो वेलोसिटी है
वो दिया गया 35 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए बुलेट को भी पीछे के साइड हटना पड़ेगा, हम इसकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि बुलेट पे एक्सटर्नल कोई फोर्स लग नहीं रहा, यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो इस केस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, ये भी आपको चीज पता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो आप समझिए यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम मास जो है m1 वो गन का ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए 4 kg का गन है लेकिन इनिशियली 0 है। दूसरा बुलेट का भी मास यहाँ पे दिया गया है, अगर आप इसे काट कर चाहे तो 0.05 भी लिख सकते हैं, तो 0.05 और इनिशियली ये रेस्ट में है। अब आगे हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे मास अब बुलेट का 4 kg, लेकिन इसका फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, हमने v ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस मास ऑफ बुलेट यहाँ पे रखेंगे 0.05 इनटू कितना है वेलोसिटी, तो 35 मीटर पर सेकेंड, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा वो गन का वेलोसिटी यहाँ से सॉल्व होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो देखिए सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, इधर तो सारा 0 हो गया। अब इस 4b को इधर लेकर आ जाइए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व फॉर्म में लिखिए 5 × 35/100 और साथ में ये 4 को भी नीचे लेकर आइए। तो देखिए यहाँ से वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस क्या बता रहा है, तो माइनस बता रहा है अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, 4 × 100 × 4। अब आप समझिए यहाँ पे क्या होगा, तो 5 के टेबल से ये लगभग कट जाएगा 20 बार में, 5 7 जा 5 4 जा, और इस तरीके से जो वैल्यू आया -7/16 ये आ गया मीटर पर सेकेंड। जो भी डेसिमल में आए वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे इतना वेलोसिटी हमको दिखाई दिया। निगेटिव डायरेक्शन बिल्कुल साफ बता रहा है कि निगेटिव का मीनिंग क्या होता है। निगेटिव का मीनिंग यहाँ पे साफ है कि निगेटिव यहाँ पे ये बताना चाहता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में गन जो है पीछे की तरफ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो आपको अगर 1 से 2 बार देखते हैं सभी क्वेश्चनों पे अच्छी सी समझ हो जाएगी आपको, और बिना किसी टेंशन के आप इस चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इतना मुश्किल ये चैप्टर नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इंटरनल एक्सरसाइज का। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना है। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 gram and 200 gram are moved along the same line and direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide, and after the collision, the first object moved at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of second object. देखिए यहाँ पे फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है हम चाहते हैं उसको नोट किया जाए। नोट करने के बाद हम उस सिचुएशन को समझेंगे। देखिए है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे साफ दिया गया है कि एक स्ट्रेट रोड है, हम वो स्ट्रेट रोड बना ले रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हम इसको m1 मानते हैं, m2 मानते हैं। इनिशियली वेलोसिटी हम इसको u1 लेंगे, इसको u2 लेंगे, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ u1 u2 से तो ज़्यादा होगा तभी इसका कोलिजन पॉसिबल है। इस तरीके से क्वेश्चन ने जरूर अपना व्यवस्था किया होगा। आप देखिए ये कहीं ना कहीं आएगा यहाँ पे और आपस में ये कोलाइड करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, उसी अमाउंट पे ये लगाएगा और ये यहाँ से सेपरेट होना शुरू होगा। यानी कि अब m1 का हम वेलोसिटी v1 मान ले रहे हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे m2 होगा जिसकी वेलोसिटी हम v2 मान ले रहे हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। ये सिचुएशन बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। देखिए सबसे पहले m1 2 ऑब्जेक्ट है, तो m1 हमें दिया गया है 100 ग्राम। आपको क्या करना है, 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देना है। सिंपल सा स्टेप है और यहाँ 0.1 kg आपका मास आ गया। दूसरा यही m2 को भी सॉल्व कर लीजिए।
200 ग्राम, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 1000, 20, यानी कि 0.2 kg। अब रह गई वेलोसिटी, देख लीजिए कि वेलोसिटी सही से है। तो u1 वेलोसिटी अगर देखें यहाँ पे दिया गया है शायद 2 मीटर पर सेकेंड पहले का है, और u2 जो है वो दिया गया है हमें 1 मीटर पर सेकेंड। साथ में अगर v1 की बात किया जाए तो यहाँ पे एक की वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, बट v2 को बोला गया है ये क्या होगा आपको बताना है। हमें पता है इस पूरे सिचुएशन में एक्सटर्नली कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लगा है। जब भी एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगता है तो हम कहते हैं कि इसका मोमेंटम कंजर्व है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो हम मोमेंटम के फॉर्मूले को यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। अब आप देखिए किस तरीके से आप कीजिएगा इसे। यहाँ पे जो फॉर्मूला है अभी हमने थोड़ा देर पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, उसी को हम यहाँ पे रिपीट करके इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे m1 और फिर u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। उम्मीद करते हैं ये सबको ये फॉर्मूला ध्यान है। आगे देखिए, हम m1 का वैल्यू रखना चाहते हैं 0.1 और इसकी वेलोसिटी 2 दिया हुआ है, प्लस m2 को हम रखना चाहते हैं 0.2 और इसकी वेलोसिटी रखा गया है 1। आखिर में फिर m1 का वैल्यू 0.1 और इसकी वेलोसिटी भी दी गई है 1.67, और प्लस यहाँ m2 के बारे में हमें पता है और वो कितना है, वो है 0.2 और साथ में इसकी वेलोसिटी v2 जो कि गिवन नहीं है, जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन का, यही रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ देखिए सिंपल सा सॉल्व होगा। कैसे होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 आ जाएगा और यहाँ पे 0.2 पहले से, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं और ये 0.67 हो जाएगा इंटू 0.2 v2। ये कैसे डेसिमल हुआ, तो ये 1/10 कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 167, सॉरी इतना आ गया। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्रोडक्ट का दिख रहा। अब देखिए इसको सम कीजिएगा तो 0.4 आएगा और यहाँ पे 2 0 और बढ़ा दीजिए, माइनस करने में आसानी होगा, माइनस 0.167 इक्वल टू 0.2 इंटू v2। अब यहाँ पे देखिए माइनस कर लीजिए 0.400 और क्या है यहाँ पे 0.167। अब यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम इधर वैल्यू लिख सकते हैं 0.233 इक्वल टू 0.2 v2 और इधर जब ये जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में आसानी से हो जाएगा, तो 0.233 डिवाइडेड बाई 0.2। अब बताइए क्या कीजिएगा, यहाँ पे डेसिमल हटा दीजिए या कुछ भी कीजिए, इसको जो डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने पे जो आपका आंसर आएगा वो मैं समझा देता हूँ, वो लगभग 1.16 मीटर पर सेकेंड आएगा और यही यहाँ का आंसर हो गया। यानी कि दूसरे का जो वेलोसिटी होगा वो 1.16 मीटर पर सेकेंड होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल बटन दबा दीजिए। यहाँ से लगातार वीडियो आपको बनेगा और मिलता रहेगा।